अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने बात करी थी फेजर टू रिएक्शन थ्योरी और फेजर डायग्राम हमने वहाँ पे डिस्कस करा था। हमने देखा था कि जो लैगिंग लोड का अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ डिफरेंट निकल के आता है एज कम्पेयर टू द सिलिंड्रिकल रोटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सिलिंड्रिकल रोटर के जो फेजर डायग्राम था और सेलिएंट पोल में इसमें काफ़ी अंतर था। रीजन टू रिएक्शन थ्योरी था। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये सेलिएंट पोल का टू रिएक्शन थ्योरी का इस्तेमाल करके बनाया था। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे आपको याद होगा मैंने एक बताया था आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर एंगल था। ठीक है, और वो एंगल था साई। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन इज योर साई एंगल। ठीक है, तो ये जो साई एंगल था इसको मैंने नाम दिया था इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल पावर फैक्टर एंगल मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया था, क्या होता है, किसके बीच में होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। हमने सीखा था कि ईपी और आईए के बीच में बनेगा। ईपी क्या था, यहाँ पे नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ था ईपी। ठीक है, फेज वोल्टेज का, और दूसरा आईए था आर्मेचर करंट थी। ठीक है, नाउ अगर हम इस ये जो एंगल है इसको अगर हम निकालने की कोशिश करें यानी कि इंटरनल पावर फैक्टर एंगल के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है और वो फॉर्मूला है 10 साई इक्वल टू वीपीटी साइन थीटा प्लस माइनस आई ए एक्स क्यू डिवाइड बाई वीपीटी कॉस थीटा प्लस आई आर ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे इस फॉर्मूले के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इवन गेट में भी काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं सेम फॉर्मूले पे। और अगर मैं बात करता हूँ कन्वेंशनल पेपर की, जैसे कि ईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज का कन्वेंशनल पेपर हो या फिर आपका बीटेक का एग्जाम, तो अगेन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये डेरिवेशन के बेस्ड पूरा वीडियो होने वाला है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत ही इजीली समझा सकूं क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा ट्रिकी है और बुक्स में कभी कभी समझ में नहीं आता है तो हम लोग रट के चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मशीन में आपको कभी भी कुछ भी रटना ना पड़े। तो चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेरिवेशन की स्टार्ट करें तो मैं फेजर डायग्राम से स्टार्ट करूंगा। इसमें थोड़े से चीज़ें मैं एक्स्ट्रा मार्क करूंगा। ये फेजर डायग्राम कैसे बनाए इसके लिए पुराना लेक्चर आप देख सकते हैं, फेजर करके लेक्चर पड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आईए को, अगर हम क्या करें इस आईए की लाइन को एक्सटेंड कर दें तो कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। प्लस एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये दो लाइनें मैंने ड्रॉ करी। नाउ अब एंगल की बात कर लें तो दिस इज द 90 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है। ट्राइंगल के साइड मार्क कर लेते हैं ओ ए बी। एंड एक और ट्राइंगल मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ आई ए का ट्राइंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है ये भी, ओ सी डी देख सकते हो यहाँ पे। यानी कि मैंने क्या करा है, दो ट्राइंगल मार्क करे हैं। एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया हुआ है और एक ये छोटा ट्राइंगल लिया है यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल दिस वन। ठीक है, तो ओ सी डी ये दो चीजें हमने मार्क करी। ओके, नाउ अब ये एंगल कितना होता है, ये थीटा होता है, ये मैंने बता चुका हूँ। दिस थीटा इज द पावर फैक्टर एंगल, ये भी हमने डिस्कस करा था। जो हम पावर फैक्टर की बात करते हैं ये थीटा क्या है पावर फैक्टर एंगल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है, फेज वोल्टेज वीपीटी, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल होता है ये। तो देखो यहाँ पे वीपीटी है, ये फेज वोल्टेज है और ये फेज करंट है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली हैं, इसको मार्क कर देते हैं एफ। तो ये सारे हमने सिंबल मार्क कर दिए हैं, साइड मार्क्स कर दी। क्लियर, दिस वन इज ई। नाउ अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये सब कुछ मार्क करने के बाद अगर हम ट्राइंगल की बात करें ओ ए बी, यानी कि हम बात कर रहे हैं ओ, ठीक है, ओ ए बी, ये देखिए ओ ए एंड बी, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, देख सकते हो, विजुलाइज कर पा रहे होगे ये वाला ट्राइंगल पूरा। ठीक है, तो अगर ओ ए बी की बात करें तो यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है आपका काई, सॉरी साई, दिस वन इज साई। देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये है आपका साई, पी एस आई, साई इसका मतलब होता है, और एक होता है ससेप्टिबिलिटी वाला, ये होता है काई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना, मुझे भी कभी कभी हो जाता है, इसलिए इस चीज को एकदम क्लियर रखना। ये जब आप बनाते हो त्रिशूल जैसा तो ये साई है। ठीक है, और ये जब आप एक्स जैसा बनाते हो ये काई है। क्लियर हो गया, तो इनमें कंफ्यूजन मत रखना, ये ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये भी बहुत सारे इसके फिजिक्स में सिग्निफिकेंस हैं। पर अगर मशीन में सिंक्रोनस मशीन की बात करी जाए तो ये इंटरनल पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल पावर फैक्टर। ठीक है, जो किसके बीच में बनता है, अगेन ईपी एंड आईए के बीच में। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। तो आई भी ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। तो इस ट्राइंगल के ऊपर बात करेंगे, साफ कर लेते हैं। तो अगर इन ट्राइंगल ओ ए बी को देखें तो 10 का ही यहाँ से निकाल सकता हूँ। 10 थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 यहाँ पे अगर हम बात करें 10 साई की तो 10 साई कितना होगा यहाँ पे, 10 साई इक्वल टू ए बी
यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन में बेस ओ ए, यानी कि ये बेस हो गया एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ओ ए हो गया। नाउ अगर हम इसको फर्दर तोड़ने की कोशिश करें तो मैं ए बी को तोड़ सकता हूँ ए ई प्लस ई बी में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या करा है यहाँ पे, अगर बात करी जाए, हमने इसे क्या करा है, तोड़ दिया है ए बी को किस में, ए ई प्लस यहाँ से लेकर ए ई प्लस ई बी में। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ओ ए को भी तोड़ सकते हैं, ओ ए को भी हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। वो कैसे, एक हो गया हमारा ओ एफ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओ एफ, और एक हो गया एफ ए। क्लियर हो गया। तो हमने सिंपली क्या करा है, हमने 10 यहाँ पे टेंसाई लिखा, टेंसाई लिखने के बाद इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। एक तो ये पूरी साइड जो थी इसको दो पार्ट में तोड़ दिया है ए ई प्लस ई बी में, और एक इसे तोड़ दिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। अगर मैं एंगल की बात करूँ, अगर मैं ए ई की वैल्यू की निकालने की कोशिश करूँ, अब हमें करना क्या है इस पूरे डेरिवेशन में, हमें बस ये जो मैंने ए ई प्लस ई बी लिखा है और ओ एफ प्लस एफ ए लिखा है, इनकी वैल्यू को पुट करना है। बस इतना सा लॉजिक है। यानी अगर मैं बात करूँ लॉजिक क्या है या सीक्वेंस क्या है या कह सकता हूँ प्रोसेस क्या है, तो आपको बस इतना सा प्रोसेस फॉलो करना है। एक बार टेंसाई लिख लेना है, और टेंसाई लिखने के बाद उसके जो हमने साइड्स निकाली हैं उनको दो पार्ट्स में तोड़ लेना है, देन उन सबको हमें फिल कर देना है बस। ठीक है, तो फिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिल करने की कोशिश करूंगा ए ई को। ठीक है, अगर ए ई की बात करें यानी कि ए ई दिस वन ए ई की बात करें, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ये वाली जो साइड है ए ई, ये किसके बराबर होगी, ये इस साइड के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये और ये बराबर है। ठीक है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को देखें, ये वाले ट्राइंगल को, ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं ये वीपीटी है, ये क्या रिजल्टेंट है, तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूं। एक यहां आ जाएगा वीपीटी कॉस थीटा, सही है, और एक परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी, ये कितनी होगी, दिस वन इज योर वीपीटी साइन थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एक रुपए का भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हमने क्या करा है, हमने ये वाला अगर ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो जस्ट जैसे वेक्टर रिजॉल्व करते हैं वैसे ही फेजर रिजॉल्व करा है। तो वीपीटी एक रिजल्टेंट फेजर है इस ट्राइंगल में, तो रिजल्टेंट को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जिस साइड थीटा होता है उस साइड कॉस थीटा लिख देते हैं, वीपीटी कॉस थीटा। ये पता होगा कि जैसे अगर मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है एंड दिस इज हाइपोटेनियस, अगर ये एच है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये थीटा है, तो एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू एच कॉस थीटा हो जाता है। जिस साइड थीटा होता है उस साइड यहाँ पे एच कॉस थीटा आ जाएगा, और जिसके अपोजिट परपेंडिकुलर की बात कर लें तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एच साइन थीटा। सिंपल, समझ में आ रहा होगा। बस यही चीज आपको फॉलो करनी है। दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज बताई मैंने, तो ये आपको हल्का सा बेसिक रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम बेसिक में ही दिक्कत करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं तो दिस इज वीपीटी कॉस थीटा एंड दिस इज वीपीटी साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। तो अगर हम ए की बात करें ए ई, तो ए क्या होगा, वीपीटी साइन थीटा, और ओ एफ की बात कर लेते हैं तो वीपीटी कॉस थीटा। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। सिंपली हमने क्या करा है, जो रिजल्टेंट फेजर था वीपीटी उसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ईबी की। अगर ईबी की बात करो, ईबी यानी कि हम बात कर रहे हैं ईबी यहां से ये वाली डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का एंगल मार्क नहीं किया हुआ है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके का मैंने एंगल मार्क नहीं किया हुआ है। कोई भी हमें एंगल नहीं पता है इसके अंदर, बस एक एंगल पता है कि ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा। क्लियर है, हमें बस इतना पता है, तो यहाँ से हम कुछ नहीं निकाल सकते। तो ये ईबी जो है ये हमारे लिए अननोन है अभी। नाउ सेकंड चलते हैं एफ ए की तरफ। अगर एफ ए की बात कर लेते हैं, ये वाली साइड एफ ए, तो ये मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है, और ये कितनी आई ए आर ए है, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, आई ए आर ए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो ये एफ ए जो है आई आर ए बराबर हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, तो एफ ए इज आई आर ए। क्लियर हो गया। तो तीन चीजें देखो पता चल गई, हमें चार चीजें पता करनी थी, तीन चीजें हमें पता चल गई हैं, वीपीटी साइन थीटा, वीपीटी कॉस थीटा, आई ए आर ए। अब ये जो चौथी चीज है, यहीं से थोड़ा सा इसका डेरिवेशन ट्रिकी हो जाता है। इस चौथी चीज को निकालने के लिए हम लोग चलते हैं दोबारा डायग्राम पे, देखते हैं। तो अब हमारा एम क्या बचा है, हमें अल्टीमेटली एम जो बचा है वो हमें ईबी को पता करना है। ठीक है, अब इस ईबी को पता करने के लिए कोशिश शुरू करते हैं। तो फिर से हमने डायग्राम, अपना जो फेजर डायग्राम अभी तक बनाया है, इसको दोबारा बना देता हूँ। नाउ अब इसमें एक साइड और एक दो चीजें और चेंज करूंगा, एक लाइन और मार्क करूंगा। तो एक इस पॉइंट को कह देते हैं जी। ध्यान से समझो, ये मैंने क्या करा है, यहाँ पे इस ट्राइंगल पे आ रहे हैं, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे जी लिख देता हूँ। अगर हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की, ये वाला ट्राइंगल जो है, इसमें ये वाली साइड जी, एक पॉइंट मार्क कर लो। दूसरा क्या करते हैं, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक, क्लियर हो गया, और इसको लिख देता हूँ एच। ठीक है, तो ये एच हो गया परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ करा है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये परपेंडिकुलर मैंने इसको जस्ट ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज अगेन 90 डिग्री। एंगल मार्क कर लेते हैं,
ठीक है, अब चलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, अब बात करते हैं हम ट्राइंगल ओसीडी। अगर हम ट्राइंगल ओसीडी को देखें ना, ओसीडी कहाँ है भाई इतनी बड़ी पिक्चर में, तो ओसीडी है आपका ये ओसीडी ट्राइंगल। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ये पूरा जो ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, अगर ओसीडी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 10 का इक्वल टू आईडी अपॉन आई क्यू। बहुत सिंपल है भाई, ये एंगल कितना है, ये एंगल का, ये सॉरी ये एंगल तो आपका साई है, मेरे मुंह से बार बार काई निकल जा रहा है, उसके लिए सॉरी, ध्यान रखना ये चीज, काई और साई में अंतर कभी कभी हम बोल जाते हैं। तो 10 साई की अगर बात कर लेते हैं तो 10 साई यहाँ पे कितना है, 10 साई इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर है आपका आईडी और बेस कितना है आई क्यू। ठीक है, तो 10 साई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आ गया, आईडी आ गया और बेस आ गया आई क्यू का इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओसीडी ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर हम इसको और थोड़ा सा फर्दर करें तो मैं लिख सकता हूं आई ए कॉस साई इक्वल टू आई क्यू, ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। कैसे लिखा मैंने भाई, देखो ये जो तुम्हारा है ये क्या रिजल्टेंट है, अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की तो दिस इज रिजल्टेंट आई ए। नाउ इस आई ए को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ, एक कंपोनेंट हो जाएगा आई क्यू की साइड, तो आई क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई क्यू इक्वल टू लिख सकता हूँ आई ए कॉस साई, और आई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ए साइन साई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल जैसा भी मैंने पीछे सिखाया था। तो ये जो आई ए रिजल्टेंट था इसे दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, तो ये हो गया आई ए कॉस साई और ये हो गया आई ए साइन साई, तो यहीं से मैंने लिखा है आई ए कॉस साई इक्वल टू क्यू। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई ऐसा मैंने रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करा, सिंपल फिजिक्स जो आज तक सीखते आए। नाउ आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो बड़े इंपॉर्टेंट, अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंगल मार्क करना, इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट एंगल देखो यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ओ एच ए, यानी कि ओ एच और ए, ये वाला ये पूरा ट्राइंगल जो है ये आपका ओ एच ए, ये वाला ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज योर 90 डिग्री एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके, ना अगर ये 90 डिग्री है और ये तुम्हारा काई है, सो दिस वन ये एंगल कितना होगा बता सकते हो। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो है वो साई है, एक एंगल जो है तुम्हारा वो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस साई होगा। सिंपल सी चीज, सिंपल कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये एंगल तुम्हारा साई दे रखा था, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा था, तो एंगल थ्री कितना होगा, एंगल थ्री हो जाएगा आपका ये, अगर इसकी बात करें तो ये 90 माइनस साई होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो 90 माइनस साई हो गया। अब अगर ये 90 माइनस साई हो गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ना देखो एक छोटा सा एंगल ये तुम्हें दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि अब वापस से हम बड़े ट्राइंगल में चलते हैं। इस वाले ट्राइंगल में देखो, अगर इस वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो देखो ये एंगल कितना था, ये एंगल 90 डिग्री था। क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, साई हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, ये साई है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस साई हो गया। अब ये पूरा एंगल कितना है, यहां से यहां तक का एंगल ये आपका है 90। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस ये वाला एंगल, और ये कितना है 90 माइनस साई, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, साई निकल के आ जाएगा। सो दिस इज द साई एंगल। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो क्योंकि आपको याद होगा इन ट्राइंगल ओ बी ए या ओ ए बी, अगर ओ ए बी ट्राइंगल की बात करी जाए, अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी में जो एंगल ए था वो कितना था भाई, 90 डिग्री था। ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर ये 90 है और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस साई है, तो ये वाला एंगल इजिली साई हो गया। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये एंगल मेरे पास साई निकल के आ गया। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, कि अगर इस तरीके के एंगल्स होते हैं, मैं नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है मुझे, ये वाले जो एंगल्स होते हैं दे मस्ट बी इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम इस तरीके का एक एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दिस वन इज थीटा एंड दिस वन इज थीटा। तो देखो यहाँ पे एक ये पैरेलल लाइन है और ये लाइन है। अगर इस ट्राइंगल की बात करी जाए तो ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इनको ज्वाइन कर रखा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से अगर ये साई है तो ये भी साई हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ये साई है तो ये भी साई हो जाएगा, तो एंगल मार्क कर देते हैं भाई, ये साई हो गया आपका। तो अब मुझे क्या हो गया, यानी कि अभी देखो पीछे जब मैंने आपको डेरिवेशन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था इन ट्राइंगल ईजीबी के अंदर मुझे कोई भी एंगल नहीं पता था, तो इसीलिए हम वहां पे ईबी की वैल्यू नहीं निकाल पाए थे। ठीक है, हम निकाल क्या रहे हैं, ईबी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ईबी की। इन ट्राइंगल ईजीबी, अगर मैं अब ईजीबी की तरफ देखता हूं तो ईजीबी अगर ट्राइंगल में हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉस साई इक्वल टू लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेस कितना है, अगर इस ट्राइंगल में बेस हो गया आपका आई क्यू एक्स क्यू,
ठीक है। तो देखो ये बेस हो गया, ये हो गया बेस, बेस हो गया IQ XQ, IQ XQ और आपका हाइपोटेन्यूस कितनी हो गई EB। हमें यही तो निकालना है EB, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो EB को मैं क्या लिख सकता हूँ, IQ XQ अपॉन में cos साई। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक निकल के आ गया। नाउ अगर मैं अब इन दो इक्वेशनों को कंपेयर करूं, पहली जो हमने निकाली थी इन ट्रायंगल OCD में, यहाँ पे हमने IA cos साई इक्वल टू IQ लिखा था और यहाँ पे हमने निकाली EB। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो मैं यहां से कह सकता हूं EB इक्वल टू IA XQ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये कैसे आ गया। तो देखो यहां पे हम कह सकते हैं भाई IQ जो है आपका, IA cos साई लिखा हुआ है मैंने, ठीक, और यहाँ पे IQ क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं IQ इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख लूंगा IA cos साई इंटू XQ डिवाइड बाई cos साई, यही तो निकल के आया। अब ये cos साई कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या निकल के आ गया, IA XQ इक्वल टू EB। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे ये जो IA cos साई इक्वल टू IQ लिखा हुआ था, इसको हमने इससे कंपेयर करा, तो यहाँ पे IQ जो है इसकी जगह हमने क्या लिख सकते हैं, ये पूरा वर्ड यूज कर दिया और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। तो आई होप ये वैल्यू समझ में आ गई होगी। नाउ अब चलते हैं हम कंक्लूड करने की तरफ। तो हमने 10 का की वैल्यू निकाली थी AB अपॉन OE, इसको मैंने तोड़ दिया था AE प्लस EB और OF प्लस FA में। नाउ अब हमने क्या करा है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये VPT साइन थीटा आया था, VPT कॉस थीटा आया था और ये IR आया था, सारी लड़ाई रह गई थी EB पे। तो EB को अभी हमने पीछे निकाला, EB कितना निकल के आया, IA XQ ये निकल के आ गया, ठीक है। और IA XQ जब निकल के आया है तो यहाँ पे हम यहाँ से निकल सकते हैं 10 साई इक्वल टू VPT साइन थीटा प्लस माइनस IA XQ डिवाइड बाई VPT कॉस थीटा प्लस में IA RA। नाउ इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे, ये प्लस माइनस का साइन जो यूज करा है, तो इसमें याद रखना है आपको, ये जो प्लस साइन होगा वो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए यूज करेंगे और माइनस साइन जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा इंटरनल पावर फैक्टर एंगल जो हमने बनाया था उसका डेरिवेशन कैसे हुआ। इसके अंदर बस आपको डेरिवेशन में जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो EB को निकालने में आएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया किस तरीके से, एक सिंपल तरीका बताया है कि आपको क्या करना है, जो ट्राइंगल से एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे उसका तरीका मैंने बता दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये है कि कभी कभी कई जगहों पे मैंने काई बोल दिया है, बस यही एक इसमें थोड़ा सा है, तो साई होगा, ये ह्यूमन एरर है, इतना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है साई का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं फिजिक्स में। और अभी जस्ट मैंने मैग्नेटिक फील्ड कवर की है तो वहां पे काई बहुत बार यूज करा था, सो दिस इज द कंफ्यूजन। तो ध्यान रखना है, दिस इज 10 साई, ठीक है, काई नहीं बोलना है, 10 साई बोलना है। क्लियर हो गया। तो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर हमने डेरिवेशन कवर कर दिया है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल का। अब किसी भी तरीके का टू रिएक्शन थ्योरी के अंदर मैंने काफी सारे लेक्चर लगातार लेता जा रहा हूँ। टू रिएक्शन थ्योरी क्या होती पहले हमने देखा था, देन हमने उसका इम्पैक्ट देखा, फेजर डायग्राम में क्या चेंज आया इसको देखा। देन इसके बाद हम लोगों ने, अगर हम बात करते हैं वहां पे कितने तरीके की ईएमएफ इक्वेशन बना सकते थे टू रिएक्शन थ्योरी से, उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर लिया है। देन फाइनली यहाँ पे जो इसका इंटरनल पावर फैक्टर एंगल था, जिसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको ड्राइव कैसे करते हैं, और ड्राइव मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रिक कहाँ पे आएगी। बाकी सब सिंपल है, केवल EB को निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, उसको भी मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कुछ नया सीखा है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी टू रिएक्शन थ्योरी में कोई चीज डाउट है या कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन वो भी बताओ। अगर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उस पर लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। एक बात याद रखना, टू रिएक्शन थ्योरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्टोरीज के थ्रू एक पिक्चर बना के आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं, जिससे कि आप बोर ना हो टू रिएक्शन थ्योरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।